नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। लॉकडाउन 3 में एक बार फिर से देश जाने को तैयार है। एमएचए की तरफ से आज ये फैसला ले लिया गया है, फैसले का ऐलान कर दिया गया है 17 मई तक। अब 4 मई जब लॉकडाउन 2 खत्म होगा, 4 मई से लेकर 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। और इसी बड़ी खबर पर अलग अलग जोन्स बनाकर कैसे सरकार काम करेगी, गृह मंत्रालय ने 2 हफ्ते के लिए जो ये लॉकडाउन बढ़ाया है, बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी साहब इस वक्त आज तक पर जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है सर आपका आज तक पर हमारे साथ। मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा, 2 हफ्ते के लिए 14 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है, इसकी पृष्ठभूमि, कैसे ये फैसला लागू होगा और क्या है सरकार की इस वक्त की सोच और रणनीति कोरोना के खिलाफ जंग में? नितिन जी। देखिए, हमारी कोरोना के खिलाफ लड़ाई शुरू है और आज भी मुंबई, पुणे, दिल्ली जैसे शहरों में आज भी समस्या गंभीर है। रेड जोन में हमको और बचकर चलना होगा, पर एक बात जरूर है कि यह करते समय भी सरकार ने काफी रिलैक्सेशन भी दिए है और विशेष रूप से हमारे उद्योग व्यापार भी धीरे धीरे शुरू हो रहे हैं। नेशनल हाईवे शुरू हो गया है, 65 to 70% ट्रैफिक आ गया है। इतना ही नहीं तो हमने नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्शन का भी काम शुरू कर दिया है, काफ़ी कॉन्ट्रैक्टर काम में लगे हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के पोर्ट्स हमारे शुरू हो गए हैं और धीरे धीरे ये भी प्रयास हो रहा है कि जो कोरोना के गाइडिंग प्रिंसिपल है कि मुंह पर मास्क लगाना, हाथ में सैनिटाइजर का लगातार उपयोग करना और 1 मीटर का सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना। और 3 बातों के साथ जो हम लोग शहर से अभी हमारे कामगार इंडस्ट्रियल एरिया में आ रहे हैं, एक बस में 25 लोग बैठेंगे और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। फूड एंड शेल्टर की व्यवस्था उद्योजक भी देखेंगे ताकि कोरोना का एक प्रकार से संक्रमण न हो। मुझे लगता है ये दोनों में विरोधाभास नहीं है, एक दूसरे के लिए पूरक है। और आज होम मिनिस्ट्री ने जो अटके हुए लड़के हैं, लेबर से माइग्रेंट लेबर है, उनके लिए भी रिलीफ दिया है। पर यह सब करते समय हमको कोरोना का संक्रमण नहीं होना चाहिए, इसके प्रिवेंटिव मेजर्स अपना कर आगे जाना होगा और उसी के आधार पर भारत सरकार काम कर रही है। इसेंशियल कमोडिटीज पूरी तरह मार्केट में अवेलेबल है और मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में धीरे धीरे बातें रेगुलराइज होगी और हमको इसी डिसिप्लिन को सीखना होगा और इसी के साथ चलना होगा। और जहां हम लोग जो एक जगह भीड़ इकट्ठा होती है, ऐसी बातों को टालना होगा। अनुशासन नियम बनेगा, लेकिन अनुशासन के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, क्योंकि अब हर जिले को अलग अलग रेड, ऑरेंज, ग्रीन जोन में बनाया जा रहा है। नितिन जी, बहुत बड़ी चुनौती होगी स्थानीय प्रशासन के लिए ये इंश्योर करना कि कोई ग्रीन जोन, रेड जोन ना बन जाए, कोई संक्रमित व्यक्ति दूसरी जगह से यहां ना आ जाए। रेड जोन है तो कैसे वहां पर कंटेनमेंट किया जाए, कैसे उसको बेहतर स्थिति में लाई जाए, किस तरह से इसको आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एनफोर्स होता हुआ देख रहे हैं, अगर जोन्स के लेवल पर, स्तर पर उतरकर काम करना है? देखिए, इसमें बहुत ईमानदारी से अच्छा काम चल रहा है, बहुत उसमें कठिनाइयां है। अभी जैसे मैं नागपुर में हूँ, जो नागपुर ग्रामीण है, जहाँ 6 विधानसभा है, वहाँ प्रॉब्लम लगभग नहीं के बराबर है। अब नागपुर शहर में 6 विधानसभा है, उसमें से 4 विधानसभा में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो हमारी मध्य नागपुर और पूर्व नागपुर 2 ही क्षेत्र में प्रॉब्लम है। फिर हम में लगातार कमिश्नर, कलेक्टर बैठते हैं, चर्चा होती है, यहाँ के पालक मंत्री है और ये 2 विधानसभा में भी कोई एरिया ऐसे जहाँ प्रॉब्लम आ रहे हैं। अब हमारे यहाँ म्यूनिसिपल कमिश्नर ने उस एरिया के 1200 लोगों को क्वारंटाइन में लिया है। तो हम लोग धीरे धीरे पूरी तरह प्रॉब्लम कहाँ है रेड जोन में, उसको भी कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं और जहाँ नहीं है वहाँ उस बातों को उनको ठीक प्रकार से, किस प्रकार से उनका जीवन सरल हो जाए, इसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं। ये दोनों भी स्थितियों का सामना करके, एक तरफ आर्थिक चिंता, आर्थिक वॉर, दूसरी तरफ कोरोना की वॉर, दोनों को लड़ते हुए हमको आगे जाना होगा। और अमेरिका, स्पेन, इटली, जर्मनी, यूके की तुलना में हमारी ग्रेविटी प्रॉब्लम की बहुत कम है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने उचित समय पर निर्णय किए हैं। तो मुझे लगता है लोग कोऑपरेट करें और आत्मविश्वास के साथ, निराश न होते हुए, हम पूरे विश्वास के साथ इस समस्या पर मात करेंगे और आगे जाएंगे। हम होंगे कामयाब और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। ये 2 बातें, जो 2 गीत हैं मुझे याद है, उसका उपयोग करके हम हिम्मत के साथ कोरोना का संक्रमण भी ना हो और हमारा लाइफ भी सरल हो, इस प्रकार से जिलाधिकारी को ये जो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट में विशेष अधिकार मिले हैं और जहाँ जहाँ अड़चन होती है वो इंटरफेयर करके मार्ग निकाल रहे हैं और हमको लगता है कि हम इससे आगे निकलेंगे और धीरे धीरे परिस्थिति नॉर्मलाइज होगी।
अगला सवाल मेरा आपके मंत्रालय को लेकर है, जिसमें वो बड़ा सवाल देश की अर्थव्यवस्था में फिर से जान फूंकने की चुनौती का भी शामिल है। आपने बताया हाईवेज को लेकर काम की शुरुआत, ट्रक जो है, रोडवेज है, इन सब को लेकर भी संक्रमण का जो खतरा बना हुआ है हाईवेज पर, उसको लेकर आप किस तरह की जानकारी देंगे? और हर अंतर राज्य, इंटर स्टेट आने जाने के पहले सर्विलेंस को, निगरानी को कैसे बढ़ाया जाए? अगर मजदूरों को जाना है तो कैसे टेस्ट के बिना नहीं ये हो? ये सब बहुत बड़ी चुनौती है गडकरी जी, कैसे हो रहा है ये सब? देखो, पहली बात तो ऐसी कि 4 दिन पहले मैंने सभी स्टेट के ट्रांसपोर्ट मंत्री और पीडब्ल्यूडी वर्क्स जो मंत्री है उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। ये 4 घंटे चली और सब स्टेट के साथ बातचीत भी, उनके भी सुझाव लिए हैं। अब हाईवे पे शुरू करते समय पंक्चर की दुकान, पेट्रोल पंप, ढाबा, ये भी शुरू करना होगा। पर ये शुरू करते समय हमको चिंता करनी पड़ेगी कि वहाँ रुके हुए लोग और होटल के लोग जो गाइडिंग प्रिंसिपल है उसका पालन करें, और उसके साथ साथ जिला समय जो सीमाएं थी उस पर कुछ ट्रक रोके गए थे, तो मैंने उनको रोकने से और प्रॉब्लम आएगा। तो आप इसके बाद में वो भी सरलीकरण हुआ है, सभी ट्रांसपोर्ट मंत्रियों ने इसकी चिंता की है। टोल नाके पे ऊपर अनेक जगह पर हमने जो माइग्रेंट लेबर पैदल जा रहे हैं उनकी रोजी रोटी की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था की है। बाद में हाईवे के काम, कंस्ट्रक्शन काम भी काफ़ी बड़े प्रमाण पर शुरू किए हैं। हमारी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, ये दोनों एक्टिविटी पोर्ट पर अच्छी तरीके से शुरू हुई है। और कठिनाइयाँ भी है, चैलेंजेस भी है, समस्या भी है, और हमको उसके ऊपर मात करके इसका समाधान ढूंढकर आगे जाना होगा। और हम अब वो धीरे धीरे उसके तरफ भी बढ़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि आज होम मिनिस्ट्री ने माइग्रेंट लेबर के लिए कैसे उनको ले जाना, उसकी गाइडलाइन देकर उसकी व्यवस्था भी रेलवे ने की है। धीरे धीरे इन समस्या को निपटा कर हम निश्चित रूप से समाधान ढूंढेंगे। और जैसे ही पर भी, जैसे अरुणाचल और गोवा, 2 राज्य ऐसे कि वहाँ अभी कोरोना के रुग्ण 0 है। अब इस स्थिति धीरे धीरे हमारे जिले में आ जाए और ये स्थिति आ जाएगी तो निश्चित रूप से इससे हमको मुक्ति मिलेगी। पर अगर इस समय हम लोग कहीं भी भीड़ इकट्ठा करेंगे, गर्दी हो जाएगी और लोगों में अगर नजदीक आ जाएंगे तो कोरोना का संक्रमण हो जाएगा, तो देश का भी नुकसान होगा और समाज का भी होगा, और ये रोकना मुश्किल जाएगा। तो दोनों कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, इसमें एक दूसरे के लिए पूरक है। और मुझे लगता है ये जो 17 तारीख तक लॉकडाउन है, ये लॉकडाउन होने के बाद भी पहले महीने में जो लॉकडाउन था उसमें काफी कड़ाई थी, अब काफी जगह पर रिलैक्सेशन भी है। तो लोगों को अभी धीरे धीरे उनका लाइफ नॉर्मलाइज होगा, और उसके साथ जहां भीड़ इकट्ठा होगी जिसके कारण संक्रमण कोरोना का हो सकता है, ऐसे चीजों को टालकर हम हमारे लाइफ को हम धीरे धीरे ठीक प्रकार से ले जाए, ऐसी कोशिश सरकार की ओर से हो रही है। जी, आपने गोवा का, अरुणाचल का जिक्र किया, ग्रीन जोन्स, ऐसे इलाके जहां पर 21 दिन से कोरोना का एक भी केस नहीं आया है, इन जगहों पर आर्थिक गतिविधियों की शुरुआत धीरे धीरे होगी। पूरी इंडस्ट्री का यही कहना है कि जो एमएसएमई सेक्टर है, यानी मीडियम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, उनमें जान फूंकना सबसे जरूरी है इस वक्त, क्योंकि उससे नहीं तो कई लोगों की आजीविका प्रभावित होती है। इसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, यहां पर क्या उम्मीद रखें? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रही है कि हमारे देश के ग्रोथ में 29% एमएसएमई का कंट्रीब्यूशन है। हमारा 48% एक्सपोर्ट एमएसएमई के द्वारा होता है और 11 करोड़ जॉब क्रिएट हुए हैं। एमएसएमई इस बार बहुत अड़चन में जा रही है। हमने 31 मार्च के पहले 6 लाख एमएसएमई का रिस्ट्रक्चर किया है और वो मुदत बढ़ाकर अब 31 दिसंबर तक की है। तो मुझे लगता है कि इसके कारण निश्चित रूप से हम 25 लाख एमएसएमई का रिस्ट्रक्चर करेंगे। जो इंस्टॉलमेंट देने की बात थी, उसके लिए हमने हाउसिंग से लेकर इंडस्ट्री तक अभी 3 महीने का उनको पीरियड भी बढ़ा कर दिया है, और इसके कारण निश्चित रूप से राहत मिलेगी। और एक है कि वर्किंग कैपिटल 20% बढ़ाया है। इसके अलावा बहुत से निर्णय फाइनेंस मिनिस्ट्री, रिजर्व बैंक मिनिस्ट्री की ओर से हुए हैं। और इसके बाद मैंने पिछले 8-10 दिन में सभी एसोसिएशन के साथ चर्चा करके उनके जितने सुझाव आए वो इकट्ठा करके इसमें क्या क्या उनको राहत दी सकती है उसका रिकमेंडेशन वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री जी के पास पहुंचाया है। और जल्दी ही प्रधानमंत्री निश्चित रूप से इसका पैकेज भी जाहिर करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। अभी तक 1,80,000 करोड़ का पैकेज प्रधानमंत्री ने घोषित किया है और निश्चित रूप से इस समय हम इंडस्ट्री के पीछे खड़े हैं। मैं आपको दो बातें बताऊंगा कि ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी है, ये आपत्ति में इष्टापत्ति भी है। चाइना के अपने जापान के प्रधानमंत्री जी ने ये वक्तव्य दिया है कि जो जापानी नागरिकों की इन्वेस्टमेंट चाइना में है और इंडस्ट्री है,
वो अगर आउट ऑफ चाइना निकलना चाहते हैं तो जापान सरकार ने बड़ा पैकेज जाहिर किया है। यही रिएक्शन यूएसए, यूके, पूरे विदेशों के देशों में है और चाइना एक सुपर इकोनॉमिक पावर बनी है। इस समय हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि ये इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हिंदुस्तान में आए। हमारे एमएसएमई का जॉइंट वेंचर टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू और कैपिटल पॉइंट ऑफ व्यू अगर ऐसे उद्योगों के साथ होता है तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इंपोर्ट कम होगा, पर कैपिटा इनकम, जीडीपी बढ़ेगा, रोजगार की निर्मित होगी और हम इस आपत्ति को इष्टापत्ति में रूपांतरित भी कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि हमने इसके लिए एक जॉइंट सेक्रेटरी को अपॉइंट किया है कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी और जो आना चाहते हैं उनको 3 महीने के अंदर सब प्रकार की रियासतें तुरंत मिल जाए और इसके बारे में एक ट्रांसपेरेंट, टाइम बाउंड, रिजल्ट ओरिएंटेड और करप्शन फ्री ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करने के पीछे भी हम लगे हैं। और मेरा विश्वास है कि निराश न होते हुए पॉजिटिव अप्रोच के साथ जी हम एमएसएमई को आगे जाना पड़ेगा। और एमएसएमई के साथ जो हमारे गांव गरीब मजदूर किसान हैं, जो रूरल एग्रीकल्चर और ट्राइबल है, वहां की परिस्थिति और अड़चन की है और हमारा प्रयास है कि इस समय इंडस्ट्री का डिसेंट्रलाइजेशन हो और रोजगार वहां भी पैदा हो और निश्चित रूप से इस परिस्थिति का हम अवसरों में कैसा रूपांतर कर सके ये भी करें। और ये जो संकट चल रहा है उसमें जरूर हम सबका सर्वाइव हो। और एक बात कहूंगा कि इंटीग्रेटेड अप्रोच में सोचना होगा। इस बार एमएसएमई भी अड़चन में है, लेबर भी अड़चन में है, हमारे बैंकों भी अड़चन में है, हमारी सरकार, राज्य सरकार अड़चन में, उनके पास तनख्वाह देने के लिए पगार नहीं है और हमारी भारत सरकार भी अड़चन में है। हमको सबको प्रोटेक्ट करना है और सबको लेकर आगे जाना है और इसलिए इंटीग्रेटेड अप्रोच में सबके हितों की रक्षा करते हुए इस संकट से हम आगे जाएंगे। हम पूरी तरह एमएसएमई के साथ, लेबर्स के साथ, लोगों के साथ खड़े हैं। भारत सरकार ने 1,80,000 करोड़ का पैकेज ऑलरेडी दिया है। बाद में हमने प्रधानमंत्री जन धन योजना में लेबर के छोटे छोटे लोगों के अकाउंट में पैसे जमा कर दिए हैं। हमारे अनाज के भंडार प्रधानमंत्री जी ने खोल कर दिए हैं। और इतना ही नहीं तो जल्दी ही हम लोग इंडस्ट्री के लिए भी अच्छा बड़ा पैकेज आएगा। हम उनके साथ हैं। आप हिम्मत के साथ, आत्मविश्वास के साथ, हम जीतेंगे, हम कामयाब होंगे और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। 2 बातें ध्यान में रखकर हमको इस संकट पर बात करना है। कोरोना की लड़ाई भी हम जीतेंगे और आर्थिक वॉर जो हो रही वो भी हम लोग जीतेंगे और आगे जाएंगे और हिंदुस्तान को सुपर इकोनॉमिक पावर बनाएंगे। 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का प्रधानमंत्री जी का सपना और 100 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर, ये दोनों पूरा करके इस संकट से उभर कर हम बाहर आएंगे और हमारी जीत होगी। इस विश्वास के साथ काम करने की आवश्यकता है और आप भी मीडिया में इसी प्रकार का पॉजिटिव, आप भी सहयोग करेंगे और हम लोग यशस्वी होंगे, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल नितिन जी, और बहुत उम्मीद जग रही है जो बातें आप कह रहे हैं, क्योंकि ये हिंदुस्तान के लिए एक ऐसा मौका है जब चीन का मैन्युफैक्चरिंग में जो वर्चस्व पूरी दुनिया में है उसको तोड़कर हम अपने नए सिरे से एक पृष्ठभूमि बना सकते हैं जिसमें हम अपनी धमक पूरे विश्व में बना सके। और एमएसएमई सेक्टर्स को लेकर जो आप जिक्र कर रहे हैं, आपने बताया कि पीएम ने पहले से भी पैकेज दिया है और एक और पैकेज की हम उम्मीद रखें, कब तक? और साथ ही एक चुनौती बड़ी है जिस पर नितिन जी मेरा आपसे सवाल है। तमाम राज्यों में अब मजदूरों की वापसी के लिए तैयारियां हो रही हैं। अगर ये मजदूर वापस चले जाएंगे तो ये एमएसएमई सेक्टर में फिर गतिविधियां कैसे शुरू होंगी? तो ये कि डर के कारण सबको लगा कि हम अपने गांव चले जाएं, पर वो गांव से यहां इसलिए माइग्रेंट हुए क्योंकि गांव में रोजगार नहीं था। तो मैं हर समय हमारे मजदूर भाइयों को आह्वान करता हूं कि जहां जहां इंडस्ट्री शुरू हो रही है आप फिर से काम में जाइए। आपके गांव जाएंगे तो आपको रोजगार कहां से मिलेगा? और इसलिए शायद उनकी आवाज कट गई है, पर फिर से जैसे ही संपर्क होता है, जी आगे बोले तो उनको जाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। और मेरा अनुभव है कि हमारे एनएचआई के कॉन्ट्रैक्टर्स ने काम शुरू किया, लेबर वहां काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री भी काफी प्रमाण में शुरू हुई, वहां भी काम करने लगे और परिस्थितियां बदल रही है। तो मुझे लगता है कि जो गए हुए मजदूर है वो भी वापस आएंगे। मैं एक उदाहरण बताता हूं। गढ़चिरौली और चंद्रपुर जिले के पालक मंत्री वडेट्टीवार मेरे पास आए थे 2 दिन पहले और उनके तेलंगाना में 10,000 कामगार इस जिले से गए और आंध्र में 4,000 गए थे। उनकी फैमिली यहाँ है और मैंने फिर दोनों मुख्यमंत्रियों को भी पत्र लिखा, उन्होंने भी लिखा, महाराष्ट्र सरकार ने लिखा है कि वो आए, हम अभी ये इंडस्ट्री शुरू करें, यहाँ कोरोना का कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको शुरू करना चाहते हैं, उनको आप वापस आने के लिए हमें मदद करिए। और इसलिए इसमें इनिशिएटिव हमारे महाराष्ट्र सरकार के पालक मंत्री ने लिया है। तो मुझे विश्वास है
कि इन सब बातों से निश्चित रूप से हम लोग धीरे धीरे इसको रेगुलाइज करेंगे। इसके ऊपर भी जो लोग डरे हुए वो जा रहे हैं उनको रोकने की कोशिश करेंगे, और जो गए हुए उनको लाने की कोशिश करेंगे, और जो जाना ही चाहते हैं, जो निराश हुए उनकी आज की परिस्थिति देखकर अगर जाते होंगे तो उनको जाने की व्यवस्था भी करेंगे। और प्रधानमंत्री जी, मुझे लगता है कि सब बातें हमने हमारी वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के पास पहुंचाई है, और जल्दी इसके बारे में हम भी अपेक्षा करते हैं कि कुछ निर्णय निश्चित रूप से होगा। तो आप ये बता रहे हैं नितिन गडकरी जी कि एक बड़ा पैकेज का अनाउंसमेंट हो सकता है एमएसएमई सेक्टर के लिए? मुझे कितना बड़ा पैकेज होगा, क्या होगा, इसका अंदाज नहीं है, पर हमने हमारी बात वित्त मंत्री जी और प्रधानमंत्री तक पहुंचाई है, और मैं उम्मीद करता हूं कि निश्चित रूप में इससे कुछ ना कुछ जरूर आएगा। जी, इसी के साथ अब जो कोरोना के मामले देश में हैं उस पर भी अगर जरा आपसे चर्चा हो जाए, चाहे वो महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो। हम देख रहे हैं महाराष्ट्र आपका राज्य नंबर 1 इस वक्त महाराष्ट्र ही चल रहा है। जो टॉप 5 राज्य हैं उसमें गुजरात भी शामिल है, राजस्थान भी है, दिल्ली भी है। अभी भी रेड जोन्स में बहुत बड़ी चुनौती है, इसलिए इस लड़ाई में हम ढील कहीं से भी नहीं दे सकते हैं। देखो, मुंबई, पुणे, दिल्ली, ये शहरों की समस्या काफी गंभीर है, और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इन शहरों के बारे में हमको बहुत संभाल कर चलना होगा, और हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं। पर मैं नागपुर में, मैं आपको उदाहरण जो बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ 6 विधानसभा ग्रामीण की वहाँ प्रॉब्लम नहीं के बराबर है, और हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है ये हमारे 2 ही विधानसभा क्षेत्र में, और उसमें भी कुछ एरिया है, तो उसमें लॉकडाउन और कड़ाई से चल रहा है। वहाँ से 1200 लोगों को हमने क्वारंटाइन में भी हमारे कमिश्नर ने लिया है। तो ये धीरे धीरे ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, और इसलिए इसको हम हिम्मत के साथ करना पड़ेगा, और जहां नहीं है वहां रेगुलराइज करना पड़ेगा लाइफ को, और जहां प्रॉब्लम है वहां इसका फैलाव ना हो, इसका संक्रमण न बढ़े, इसके लिए हमको कोशिश करनी पड़ेगी। तो ये दोनों में भी एक कठिन काम है, और हमको इसको करना पड़ेगा। जो ऐसे जगह हैं, ग्रीन जोन्स हैं या अन्य जगह है जहां पर मॉल्स में नहीं, मार्केट कॉम्प्लेक्स में नहीं, लेकिन शराब की दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई है, क्या हम ये माने कि राज्यों को राजस्व में बहुत कमी आ रही थी, उसी से प्रभावित ये फैसला है? देखिए, राज्य सरकार को इसके बारे में निर्णय करने का अधिकार है, और परिस्थिति देखकर क्या निर्णय करना क्या नहीं करना ये उनका अधिकार है, और उनके अधिकार में उन्होंने जो जो निर्णय किए हैं वो वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर परिस्थिति समस्याओं का ध्यान में लेकर किया होगा। उसके ऊपर मैं कोई उनके निर्णय पर टिप्पणी करूं, मुझे लगता है ठीक नहीं होगा। ये दरअसल एमएचए की तरफ से आज गाइडलाइंस जो आई हैं, जो जानकारी आई है कि क्या खुला रहेगा क्या बंद रहेगा, उसमें ये शामिल किया गया है। नितिन जी, देखिए, मैं आपको यही कहूंगा कि राज्य सरकार अपने राज्य की जिलावार परिस्थिति को देखकर जो जो कानूनी बातों का आधार लेकर क्या करे, इसके बारे में उनका अधिकार है, और उसमें हम लोग हस्तक्षेप भी नहीं करते। अगर एक आधी बात होगी तो उनको हम लोग एडवाइजरी भेजते हैं। तो राज्य सरकारें इन सब बातों को, एक मैंने जैसे कहा, ये दुहेरी सर्कस है, ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, एक दूसरे के लिए पूरक है। एक तरफ हमको लाइफ को भी रेगुलराइज करना है, सरल करना है, और दूसरी ओर कोरोना की वॉर को लड़ना भी है और लोगों को प्रोटेक्ट भी करना है, और दोनों के बीच में ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, एक दूसरे के लिए पूरक है, और इस भूमिका को लेकर आगे और कुछ दिन चलना होगा। और ये मुझे लगता है ये कठिन भी काम है, ये समस्या भी काफी जटिल है, और निश्चित रूप से राज्य सरकार और भारत सरकार मिलकर हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम इस पर मात करेंगे, ये मेरा विश्वास है। नितिन गडकरी जी, अब इस कोरोना ने और लॉकडाउन 1, 2 और अब 3 ने जिंदगी को तो हर किसी के लिए पूरी तरह से बदल दिया है। जरा अपना अनुभव बताइए एक मंत्री के तौर पर, क्योंकि अब तो वो दौर है जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड हाइजीन, इसके अलावा कोई विकल्प है ही नहीं। आपको मैं बताता हूं, मुझे कभी कल्पना भी नहीं थी, पिछले 15 दिन में मैंने 3.5 करोड़ लोगों के तक मैं पहुंचा हूं। ये डाटा देखकर मुझे आश्चर्य लगा, और ये मीडिया का इतना बड़ा माध्यम हो सकता है, और इसमें इतना मैं लोगों के पास, मैंने एसोसिएशन, CI, PhD मेंबर से लेकर छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन तक, और 4 दिन पहले मैं वर्ल्ड की 50 यूनिवर्सिटी के 6000 स्कॉलर्स के साथ मेरी कॉन्फ्रेंस, वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई। देखिए, ये एक नया टेक्नोलॉजी है, माध्यम है। वैसे मैं अभी नागपुर में हूँ, और मैं घर के बाहर नहीं निकलता, इसका पालन कर रहा हूँ। मैं पंचकर्म की ट्रीटमेंट 2 घंटा करता हूँ, फिर मैं पैदल घूमता हूँ, और फिर रात को मैं अच्छी सीरियल देखता हूँ, पिक्चर भी देखता हूँ। मैंने अपने लाइफस्टाइल को बदल दिया है, तो मुझे ये मौका मिला है कि मेरे परिवार के साथ
और छोटे छोटे बच्चे हैं घर पर, उनके साथ रहने का एक मौका मिला है। तो मैं थोड़ा सा 24 घंटे काम करता था, तो अब वो उसमें भी मैं अब कैसे एंजॉय करूं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैं बताना नहीं चाहता, पर हम रोज नए नए फूड बनाते हैं, नए 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 प्रकार के गूगल से जो फॉर्मूले हैं, उससे मैं भी कभी कभी किचन में चला जाता हूं और अलग अलग चीजें कैसे बन सकती है उसके प्रयोग भी कर रहे हैं। ओवरऑल इस परिस्थिति में हम अपना जीवन आत्मविश्वास के साथ, निराश न होते हुए, हम पॉजिटिव अप्रोच में आगे कैसे जाए, यही सबको सोचना होगा। और मैं आपसे भी अनुरोध करता हूं कि ये पॉजिटिविटी लोगों में निर्माण करने में आपका रोल बहुत बड़ा हो सकता है। निराश लोगों को पॉजिटिविटी तैयार हो, आत्मविश्वास पैदा हो और इस संकट पर मात करने के लिए एक जीत हमारी होगी। ये पॉजिटिव एटीट्यूड पैदा हो, ये करना होगा और हम जीतेंगे, हम होंगे कामयाब। और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। इन दो बातों के आधार पर हम निश्चित रूप से दोनों लड़ाई जीतेंगे और हिंदुस्तान को सुपर इकोनॉमिक पावर बनेगी। और प्रधानमंत्री का जो सपना था कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी और 100 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वो आज भी मैं अपने घर में मेरे डिपार्टमेंट के साथ भी लगातार चर्चा करता हूं, मीटिंगें करता हूं, सबसे चेयरमैन एनएचआई हो, सेक्रेटरी हो, बातचीत करता हूं, रिव्यू मीटिंग करता हूं, स्टेट का रिव्यू करता हूं और दोपहर 11 बजे से लेकर 4 साढ़े 4 बजे तक मैं काम भी करता हूं और बाकी समय मैं घर में अलग अलग इसमें एंजॉय भी करता हूं। और आत्मविश्वास के साथ लोगों का मनोबल कैसे बढ़े, इसके लिए कोशिश भी करते रहता हूं। मुझे लगता है ये एक फेज है, ये एक संक्रमित अवस्था है, ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। हम इस पर बात करके आप सबके सहयोग से, और मीडिया भी पॉजिटिविटी क्रिएट करेगी, इससे आगे जाएंगे और हम निश्चित रूप से जीतेंगे, ये मेरा विश्वास है। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुश्किल घड़ी में ही संकल्प सबसे दृढ़ बनता है और यही वो घड़ी है जब पूरा देश आशा अनुशासन के बीच आगे की लड़ाई के लिए तैयारी कर रहा है। धन्यवाद आपका। नितिन गडकरी हमारे साथ केंद्रीय मंत्री शामिल थे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।